ये जो अस्त्र आप देख रहे हैं दरअसल ये उसी समय के हैं। चूँकि अबूझमाड़ में जो तमाम साधु संत तपस्या के लिए आते थे और जो राक्षस उन्हें परेशान किया करते थे, उन राक्षसों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु श्री राम अबूझमाड़ में सबसे लंबे वक्त तक रहे थे। दंडकारण्य का जंगल जिसे कहा जाता है। और उस समय उन्होंने तमाम राक्षसों का संहार किया, उनका वध किया और ऋषि मुनियों को उससे निजात दिलाई जो परेशानी उन्हें होती थी राक्षसों की वजह से। लेकिन जब प्रभु श्री राम जा रहे थे तब गांव वालों ने पूछा कि आपके जाने के बाद हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। तब लोगों का मानना ये है कि प्रभु श्री राम ने उन्हें कुछ हथियार दिए थे, कुछ अस्त्र दिए थे जो यहाँ पर रखे हुए हैं, जिनकी आज भी बाकायदा पूजा होती है। अब इसकी एक्चुअल एज क्या है ये तो कार्बन डेटिंग से ही पता लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि इन्हें देखने के बाद ये ज़रूर साफ़ हो जाता है कि ये अपने मूल रूप में नहीं है, क्योंकि इनमें जंग लग चुकी है। और जंग लगी है इसका मतलब सीधे तौर पर ये होता है कि ये लोहे की ही बनी हुई चीज़ें हैं, लोहे के बने हुए अस्त्र हैं। आधुनिक इतिहास के मुताबिक 3000 से 5000 ईसा पूर्व में मिस्र में लोहे की खोज हुई थी। लेकिन अबूझमाड़ का पौराणिक किस्सा इससे अलग है, जिसके मुताबिक लोहा श्री राम के समय से ही है। इनमें से एक एक अस्त्र बेहद भारी है, कम से कम 3 से 5 किलो तक इसका भार हो सकता है। और अब ये सारी चीज़ें श्री राम से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से गांव के लोग ना सिर्फ इसकी पूजा अर्चना के लिए आते हैं, बल्कि उनका विश्वास है कि जब तक ये यहाँ पर मौजूद है, उपस्थित है, तब तक गांव पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। ये अस्त्र खुदाई में मिले थे। पहले कुछ मूर्तियां निकली, फिर कई फीट गहराई के बाद ये हथियार मिले। हर रामनवमी पर इनकी पूजा होती है। जिस दिन लास्ट था उसी दिन ये हमको हाथ में आ गया। रामनवमी में हाँ। उसी दिन हाथ में आया तो उसको हम लोग मंदिर में उठा के ले आए। वहाँ से पूजा अर्चना चल रहा, शुरुआत है। रामनवमी के ही दिन मिला है। अच्छा, और इसको राम जी का ही हथियार मानते हैं? हाँ, राम जी की हथियार से यहाँ हर साल रामनवमी हम लोग चलाते आ रहे हैं और देवी स्थान में यात्रा भी चलते आ रहा है। बगैर सबूत जंग लगे ये लोहे के पुराने सामान्य हथियार हैं, लेकिन आदिवासियों की आस्था को किसी वैज्ञानिक प्रमाण की जरूरत नहीं है। इनके लिए ये श्री राम के हथियार हैं, जो रामायण काल का एक जिंदा साक्ष्य हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सबूत है वो सफेद पहाड़, राक्षस की अस्थियों का जीवाश्म। इस गांव के लोगों ने उसे कई बार देखा है। दुष्ट राक्षसी का संहार करके विनाश किया गया, नाश किया गया, उसका आज भी लोगों को दिख रहे हैं उनके अवशेष। आपको बता दूं भाई साहब, वह राक्षस के जो अवशेष हैं, फास्फोरस की तरह उसकी हड्डियां आज भी विद्यमान हैं। आपको बताऊं, मैं खुद देखा हूं कि आग यदि जंगल में लगती है तो थोड़ा मात्रा में उसमें भी आग जलना चालू होता है, क्योंकि फास्फोरस ज्वलनशील चीज़ है। निश्चित रूप से हड्डी भी वैसी है, तो इसलिए वो आज के डेट में वो पत्थर का रूप जरूर ले लिया है। ठोस पत्थर को लें और यह राक्षस हड्डी का पत्थर वाली अवशेष को लें, उसमें आप देखेंगे जो प्राकृतिक का पत्थर में आग तो निश्चित रूप से लगेगा ही नहीं। दूसरी बात, ये ठीक उसका उल्टा राक्षस हड्डी के पत्थर जो अवशेष है उसमें आग भी लगेगा और हड्डी का जो बदबू है वो भी आपको महसूस होगा। बरगद के पास एक छोटे हिस्से को देख चुके थे, फिर भी पूरे पहाड़ को देखने की प्रबल इच्छा थी। साथ ही कई सवालों के जवाब भी खोजने थे। ये कैसे साबित होगा कि वो पर्वत अस्थियों का जीवाश्म है? अगर जीवाश्म निकला तो वो जानवरों का भी हो सकता है। फिर ये कैसे पता चलेगा कि वो पहाड़ रामायण के समय का है? तमाम सवाल सीने में हलचल मचाए थे, लेकिन नजरें उसी पर्वत को तलाश रही थी। वो दिख रहा है, वो पेड़ों के पीछे देखो, वो बिल्कुल पुल के शेप में बना हुआ है, बिल्कुल अलग लग रहा है वो। ये शायद वही पत्थर है जिसकी तलाश हम कर रहे थे। ऐसा ही पत्थर हमें उस पेड़ के पास मिला था, और अगर हम सही हैं तो ये वही पहाड़ है जिसे लोग कहते हैं कि ये हड्डी से बना पहाड़ है, जो राक्षसों की हड्डी से बना है, जिसकी वजह से इसका नाम
राकस हाड़ा पड़ा है। अगर ये वो है तो बहुत सारे सवालों के जवाब हमें जल्द मिलने वाले हैं, लेकिन वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ पास दिख रही है ज़रूरी नहीं वहाँ पहुँचना इतना आसान हो। रास्ता में बनाना पड़ेगा, संभल कर आना। मंजिल सामने थी, लेकिन रास्ता टेढ़ा था। अस्थि वाली शिलाएं दिख रही थीं, लेकिन उन्हें छूने में अभी वक्त था। दावे के मुताबिक रामायण काल का एक पर्वत जो राक्षस की अस्थियों से बना है, जिसका वध श्री राम ने किया था, वहां पहुंचना अब चंद सेकंड की बात थी। इसके पहले नजारे ने ही हमें चौंका दिया। इस पहाड़ की कुछ शिलाएं वाकई बेहद अजीब थीं, जैसे किसी ने चट्टानों को पिघलाकर नया आकार दिया हो, या गांव वालों की भाषा में समझें तो ये अस्थियों की आकृति थी, जिसमें थोड़ी सफेद थी और रंग ढंग भी बाकी पत्थरों से एकदम अलग थे। वाकई ये अद्भुत है। मतलब हमने जो सुना था वो यहाँ पहुँचने के बाद, देखने के बाद आपको लग रहा है कि वाकई ये कैसे संभव हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दो पहाड़ों के बीच एक पुल बना दिया गया है, और ये पुल भी किसी पत्थर से बनाया गया है, लेकिन ये पत्थर बिल्कुल अलग है। यानी मेरे दाएं तरफ जो तमाम पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, मेरे बाएं तरफ जो पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल अलग हैं, और जो ऊपर से पत्थर रखा गया है ये सफ़ेद चमक रहा है, जैसे किसी चूने से पोता गया हो। इसे कुछ उस तरीके का नज़र आता है, और इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल अलग है। ये पहाड़ दो चट्टानों पर टिका था। चट्टान तो सामान्य थे, लेकिन राकस हाड़ा पर्वत के पत्थरों में असंख्य छेद थे। कोई इन्हें स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स कह सकता है, जो किसी गुफा या पहाड़ में पानी से आकार लेते हैं, लेकिन यहां जल की एक बूंद तक नहीं थी। इन पत्थरों को देखने के बाद कोई ये कह सकता है कि ये पानी से बने हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में आपको तमाम छोटे छोटे छिद्र नजर आते हैं। लेकिन सवाल मेरे मन में भी यही उठ रहा था कि अगर पानी से ये कलाकृतियां बन रही है या आकृति बन रही है, तो ये बाकी पत्थरों में क्यों नहीं बन रही है, इस पत्थर में क्यों नहीं बनी, जो पानी के ठीक बीचों बीच होगा। अगर यहाँ तेज धार बहेगी तो ये पानी के संपर्क में इन पत्थरों की तुलना में ज़्यादा आता है। लेकिन देखिए, इन पत्थरों पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हड्डियाँ होती हैं, उसी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा आपको रंग रूप नज़र आ रहा है, टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ नज़र आ रही है।